चलो हो गया भैया। अब मैं और उदाहरण दे दूं। अब मैं मिक्स उदाहरण चलने दे रहा हूं। चलो इसका एक तो पास पास वाला था ना, इसका दूर दूर वाला है। अब मैं यहाँ यमक का दूर दूर वाला और दे देता हूं, क्योंकि मैंने पास पास वाले की तुलना करके समझा दिया। अब इनमें कहा दूर दूर भी आएगा, तो इसने भी क्या कहा, तो पास पास वालों की लड़ाई हो तो दोनों का युद्ध है, और दूर दूर वालों की हो तो इन दोनों का है। तो इसका यमक का और देख लो, जैसे यही आपने पढ़ा है कि काली घटा का, इसकी भी ट्रिक बता देंगे, का घमंडे घटा। क्लियर है भाई? काली घटा का घमंड घटा। दूर दूर है ना? क्या दूर दूर है? एक घटा ये रहा, एक घटा। अब ऊपर देखो, आदमी ये रहा, ये रहा, आदमी ये रहा, और आदमी ये रहा, घटा ये रहा और घटा ये रहा। अब ये भी तो पता होना चाहिए कि जी अर्थ बदल रहा है, भाव बदल रहा है, कैसे समझेंगे? तो ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक हमेशा 100% तो कामयाब होती नहीं भाई, पर तुम्हें वहां तक पहुंचा सकती है। इस और इसके बीच में दूरी कितनी है? और वो दूरी में मैं ये कहूंगा कि बीच में शब्द नहीं है मूल रूप से जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो, और यहां बीच में क्या लिया, तो जब दो शब्दों की आवृत्ति और बीच में क्या हो, कोई शब्द हो, तो इसका मतलब यमक के पास ही चले जाना। और जब दो शब्दों की आवृत्ति हो और बीच में शब्द ना आए, शब्द ना आए, ये तो निपात है, निपात पढ़ाऊंगा जब अब ये पढ़ाऊंगा तब, क्योंकि तो का कोई अर्थ पूछ ले बता पाओगे, लेकिन घमंड तो बता दोगे। गारो अभिमान घमंड, तो इसका मतलब यहां पर दूरी मिलेगी ज्यादा और वहां दूरी क्या मिलेगी, कम। और इसने कहा बीच में योजक चिन्ह की बीमारी ले ली थी। देखो घटा का अर्थ है काली घटा। क्या होती काली घटा? जब बादल अपने पूर्ण जवानी पे होते हैं, जवानी यौवन पे होते हैं, जब वो समुद्र से पानी लेकर के ऊपर उठते हैं ना, तब वो बिल्कुल काले हैं, और ऐसे उमड़ते घुमड़ते आते, गड़गड़ाते आते हैं, आवाज आते हैं, डराते हुए आते हैं। वो मतलब वो आसमान में क्या छा गई है, और उसी काली घटा का घमंड क्या हो गया, घट गया, मतलब कम हो गया। तो इस घटा का अर्थ है बादल। है बादल का पर्याय है कि नहीं, ये वहां नहीं लिखा तो यहां काम आ गया, ठीक है। और इस घटा का अर्थ हो गया कम होना या घटना। ये क्या हो गया, तो काले बादलों का घमंड क्या हो चुका है भाई, कम हो चुका है। आई बात समझ में? फिर से देख लो इस स्लाइड को, उदाहरण चाहे मर्जी कितने ही पढ़ लेना, ये बात सिस्टम दिमाग में बैठ गया तो फिर कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। मतलब कि उसमें एक शब्द का अंतर हो गया, यहाँ पे एक। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा कि यहाँ मान लीजिए क्या था, घटा के बीच में तो का कोई अर्थ है, तो उसी तरह तो का कोई अर्थ है। तो मतलब मैं ये कहता हूं कि जब यमक ज्यादातर अपने बीच में क्या बैठाएगा, शब्द बैठाएगा, शब्दों की दूरी के बीच में, और शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ हो, और इसमें वो शब्द नहीं आते जिनका क्या हो। मनुष्य तो वो है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है ना। इंसान वो है जो इंसान के लिए मरे। अब हर किसी में इंसानियत नहीं होती, इसलिए कहने का भाव बदल रहा है कि इंसान वही है जो इंसान के काम आए कहीं ना कहीं, ठीक है कि नहीं। चलो, तो शब्दों का खेल सारा समाप्त। बात वाक्य की आवृत्ति की रह गई। लाटानुप्रास में वाक्य की आवृत्ति और देख लो भाई, ये लाटानुप्रास में मैं किसकी आवृत्ति बता रहा हूं, वाक्य की आवृत्ति। शब्दों की लड़ाई थी, तीनों के साथ थी, और उदाहरण दे दूंगा मैं उनका भी, इनका देख लो एक बार। देखो भाई, इसने ये कहा कि दो लाइनें मिलेंगी, और दोनों लाइनों में कहता शब्द क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और शब्द का क्या नहीं बदलेगा, अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन क्या बदल जाएगा, सभी को पता है पर ये नहीं पता कि इसमें ये अलंकार है। और वो लाइन लिखते ही सारे कूद के पढ़ोगे, रोको रोको मत जाने। मैंने सेम इसी लाइन को नीचे लिखा, रोको मत जाने दो। अब तक दोनों में कोई भाव भी नहीं बदलेगा, और भाव बदलवाने के लिए मैंने कहा रोको मत जाने दो, और मैंने कहा रोको
अब क्या बदल गया? लेकिन पेपर में मैं वैसे नू पूछ लू, रोको का अर्थ बदला है, मत का अर्थ बदला है, और जाने दो का अर्थ बदला है। जो ऊपर शब्द है वो नीचे, लेकिन अर्थ नहीं बदला। क्या बदल गया? बोलने के तरीके से भाव बदल गया। जब तक कोमा नहीं लगेगा तो वाक्य में क्या लग करके आएगा? कोमा, अर्थात अल्प विराम का प्रयोग होगा भाव परिवर्तन करवाने के लिए। अल्प विराम, एक है अल्प विराम जिसको हम बोलते हैं कॉमा, एक है अर्ध विराम जिसके ऊपर बिंदी लगा दो खाली सी पे, एक है पूर्ण विराम जिसमें डंडा खड़ा कर दो। ठीक है, ये तो डबल पूर्ण विराम हो गया। ये पूर्ण विराम डबल कब आता है? जब दोहे की कोई पंक्ति लिखी जाए तो दो वाक्य आए तो पहले वाक्य में एक और दूसरे वाक्य में, और तीसरी भी ले तो फिर तीन और चौथी ले तो, लेकिन वो उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए पंक्ति। क्यों करते हैं भाई? ये बताने के लिए कि ये पहला पूर्ण विराम तो पहली पंक्ति का है, और दूसरा और तीसरा तीसरी का, लेकिन ये आती नहीं, इसलिए कहां तक सीमित रख रखा हमने? दो। जैसे ये मैंने लगा ही दिया, दो बार बोलने के लिए होता है क्या? हाँ, दो बार हो गए। नो नहीं समझे नहीं मेरी बात। मैंने ये कहा ये पंक्ति, ये कौन सी कितनी कौन सी पंक्ति है और ये कौन सी है? अब दूसरी के लिए कितने आ गए और पहले के लिए कितना आ गया? तीसरी के लिए तीन आएगा। अगर आएगी तो इन्हीं से रिलेटेड आएगी। तो अब मैं यही लिख दूं ना, रोको मत जाने दो, मान ले कहीं मैं लगाऊं ही नहीं तो फिर कौन सी लगा दूंगा? तीसरी लगा दूं। ठीक है कि नहीं? मतलब ये है अर्ध विराम का कि आधे समय के लिए ठहरना, और आपका मतलब थोड़ी देर के लिए ठहरना। इससे भी छोटा है ये, इससे भी छोटा है। चलो विराम चिन्ह देख लेंगे टाइम रहा तो, वैसे आपके आते तो है नहीं। हो जाएगा भाई अनुप्रास का ये। बढ़ू आगे, मेरे हिसाब से अब समझ गए आप। अब और उदाहरण देख लो, और देख लो। लो भाई, जेते हैं आसमान में तारे, जेते तुम तारे, रुको, जेते तुम तारे, जेते तुम तारे, जेते तुम, क्या हो जाता है यार इसके, ये एज प्रेम सारा माफ। जेते तुम तारे, तेते हैं आसमान में तारे, आसमान में तारे, जितने और उतने, जितने तुमने तारे हैं उतने आसमान में तारे हैं। तो तारने और तारने दो शब्द आए, शब्दों की क्या है? आवृत्ति है। पहले देखो, अब आवृत्ति तो लाटानुप्रास में भी थी और पुनरुक्ति में भी थी और यमक में थी, तो लेकिन दूरी ज्यादा है। अरे पुनरुक्ति में तो पास पास ही आएंगे। अब इसमें भाव नहीं बदल रहा, अर्थ ही बदल गया। ये कहता है कि तारना मतलब उद्धार करना, भगवान ने उतना तो उद्धार कर दिया जितने आसमान में क्या है, तारे, जिसको आप इंग्लिश में स्टार बोलते हो। ठीक है कि नहीं है? तो दोनों शब्दों का क्या बदल गया? अरे भाव तो तब बदलता जब बीच में इन शब्दों को नहीं रखता। मैंने कहा था दूरी कम होगी। लाटानुप्रास में मैंने कहा था शब्दों की आवृत्ति के बीच में दूरी, अर्थात बीच में ऐसा कोई शब्द नहीं रखा जाएगा जिसका स्वतंत्र अर्थ निकलता हो। और देख लो, सजना है मुझे, सुन ले, फिर सुन ले। जेते मतलब जितना, जितना, जितने तुमने उद्धार किए हैं ना, उतने ही आसमान में क्या है,
तारे। तेते का मतलब है उतने। तुम पहले तो सुनते नहीं, बातें करते हो। पहले सुना करो, उसके बाद लिखा करो, फिर अपने आप याद वर्णन कम हो जाता है। सजना है मुझे सजना के लिए। तो पहले सरिता ये देख तू, सजना और सजना दो बार आया। शब्दों की आवृत्ति दूर दूर एक पास पास। दूर दूर तो लाटा में भी थी और यमक में भी थी, लेकिन बीच में क्या है, स्वतंत्र देने वाला, स्वतंत्र अर्थ देने वाला शब्द आ गया। इसलिए हम ट्रिक बना करके, तुक्का मार करके भी यमक के पास ही जा सकते हैं। बता रहे आयुष, सजना का मतलब क्या है, पहले वाली सजना का। सजना है मतलब श्रृंगार करना है। किसके लिए करेगा, किस सजना के लिए है? जी वो डिपेंड करता है किसके लिए करना है मुझे। ये हम ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो किसके लिए, प्रेमी भी हो सकता है, नायक भी हो सकता है, पति भी हो सकता है। ठीक है, सही कह रहा है तू। वो तो डिपेंड करता है कि कोई प्रेमिका श्रृंगार करेगी तो अपने प्रेमी के लिए, पत्नी श्रृंगार करेगी तो पति के लिए, और नायिका श्रृंगार करेगी नायक के लिए। ठीक है कि नहीं है? और हुई कोई प्रक्रिया तो फिर किसी के लिए भी हो सकता है श्रृंगार। पढ़ा था ना हमने प्रक्रिया, पर पुरुष से प्रेम करने वाली, तो फिर वो श्रृंगार किसी के लिए भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी है फिर वो। हाँ चलो आगे। और खुद तो मेरी बात सुनो, चाहे नहाए चाहे ना नहाए, खुद से कोई नफरत कर ही नहीं सकता, इसलिए श्रृंगार का कोई सवाल ही नहीं है। चलो और देख लो भाई, जान जान कहकर, जान जान कहकर मेरी जान ले गए। है ना? ऐसा मौका मिला है किसी को? निधि, वर्तमान आपके भूतकाल में ऐसा मौका आया था कभी? होगा तो भी थोड़ी बताएगी अब तो। अरे ये इसकी झूठ सुनो रे पहले।
चलो आगे देखो भैया। अब देखो भाई, जान जान कहकर मेरी जान ले गए। यहाँ पर जो जान जान आया है ना, पहले तो ये बताओ बीच में क्या है, तो पुनरुक्ति भी हो सकता है अगर ऑप्शन में क्या ना हो, यमक ना हो। अब इस शब्दों को दो मानोगे कि एक? तो मैंने योजक चिन्ह बता दिया तो एक अर्थ दे रहा है। अब जान जान मतलब उसी को कहा जाता है जो हमें सबसे प्रिय होता है, चाहे कुछ देर के लिए हो, ठीक है ना। हाँ, कुछ ही दिन के लिए। कोई प्यार नहीं होता, केवल अट्रैक्शन है, केवल अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन हमेशा सीमित होती। समझ रहे मेरी बात? प्यार नहीं होता किसी से नहीं होता, अपने आप से होता है या अपने बच्चों से होता है ना, पत्नी से, माँ बाप से भी बाद में नंबर है, पहला अपनी संतान से, फिर माँ बाप से, फिर अपनी मैडम से। समझ रहे हो? या फिर खुद से तो है ही है इंसान को, अन्यथा कोई प्यार चिल करना है। तो मैंने ये कहा कि जान जान कहकर क्या ले गए, तो कुछ दिन तो व्हाट्सएप पे हाय हेलो होती है, हाय होए हाय, और फिर क्या ले लेते हैं, जान मतलब सांस, प्राण ही ले गए मेरे। क्या ले गए? प्राण ही ले गए। ठीक है कि नहीं है? हाँ, यमराज से कम भी नहीं होते, सही बात है। यमक ही हो गया ना भाई साहब, क्योंकि इन दोनों को दो नहीं मानने गया भाई। हाँ, यमक नहीं है तो, हाँ तो पुनरुक्ति। चलो आगे बढ़ रहा हूं। अरे जान जान का मतलब है प्रिय। जान जान का मतलब क्या हो गया? प्रिय, जो हमें सबसे प्रिय हो। और जान ले गया मतलब सांस निकाल ले गया, प्राण ले गया निकाल करके, दम पी लिया। हम मनाते रह गए आरामजादे को है यार, मान जा और ब्लॉक कर दिया। तो इसका मतलब क्या निकाल दी उसने? हमारी जान ही निकाल दी, है कि नहीं? चलो बढ़ो आगे। अब थोड़ी सी कहानी सुनेंगे। औरंगजेब के समय में शिवाजी था। कौन था? मराठा। और उसके दरबार में कवि भूषण रह रहा है। क्या रह रहा है? इतना जबरदस्त वीर रस का कवि है, रीतिकाल का एकमात्र। जितने भी कवि है वो आरामजादे प्रशंसा करने में लगे हैं। कवि किसकी? राजाओं की, रानियों की, श्रृंगार को महत्व दे रहे हैं। लेकिन भूषण वो कवि है जो उसी रीतिकाल में आने के बावजूद भी कहता है कि वीर रस का निर्माण कर रहा है। और उसने वो सारी घटनाएं लिख दी कि उन राजाओं की, रानियों के साथ क्या क्या हो रहा। जब औरंगजेब हमला करता है तो जो रानियां कहता है कि आलीशान जिंदगी जी रही थी, आज उनको रोटियां भी नसीब नहीं हो रही। तब उसने लिखा क्या? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेरे खाती है। लिख लो इनको एक बार। वीर रस की घातक पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में यमक अलंकार बैठा है। क्या लिखा उसने? यमक के हैं, यमक के हैं। मैंने लिखा यहाँ पे भूषण की है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, मंदिर के अंदर रहती है, कंद मूल भोग करे, भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती थी वो विजन डुलाती है,
कि वो विजन है डुलाती है, कह शिव राजवीर तेरे ही तरास से तय में रह है, ये त्र ऐसे लिख लो चाहे त्रा, तेरे ही तरास से नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है, जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है, ये लब है। चलो मैं इसको सही कर देता हूँ एक बार, जहां जहां थोड़ी थोड़ी गलतियां हुई है मुझसे। कोमा पूर्ण विराम, कोमा पूर्ण विराम, कोमा पूर्ण विराम। यार ये परेशान करते, दिमाग खराब है। कहे शिवराजवीर, शिवाजी का नाम है ये, शिवाजी, शिवराज भूषण, जिसका वास्तविक नाम घनश्याम था। शिवाजी की उपाधि दी गई थी उससे, वास्तव में तो शिवाजी की क्या दी गई है, उपाधि दी गई है भूषण। नगन, हाँ विजन है, जय है, विजन है डुलाती थी, वो विजन है डुलाती है, कह शिव राजवीर तेरे ही त्रास से, कह शिव राजवीर तेरे ही तरास से, ये तय में इस तरह रह लगा लो, और चाहे त्रय इस तरह से लिख लो, बात तो वही है भाई, इस तरह से लिख दो। वो भूषण कह रहा है कि शिवराज, शिवाजी महाराज तुम इतने वीर हैं कि तेरे त्रास के कारण वो औरंगजेब की रानियां वो ये करने लग रही हैं आज के दिन, उन्होंने तो लूट मचा दी थी आकर के। शिवाजी पहला मराठा हुआ है जो जबरदस्त था ना। लिखो है, अभी बताऊंगा, सारा बताऊंगा, एक पंक्ति में नहीं है, केवल किस में नहीं है, इसको छोड़ दो, बाकी सभी पंक्तियों में क्या है, यमक अलंकार। तो साल अब पेपर में पूरी थोड़ी आएगी, मोस्ट इंपोर्टेंट ये चलती आई है लगभग। तीन बेर खाती थी वो तीन बेरे अर्थवत, कौन सा अलंकार है। तो पहले हमें ये देखना है कि कहां कहां यमक अलंकार बन करके बैठा है। सबसे पहले देखो ऊंचे घोर मंदिर है, शेम क्या गया, एक पंक्ति, ठीक है भाई। कंदमूल यहां रहा, कंदमूल यहां रहा दूसरी पंक्ति में, तीन बेर तीसरी पंक्ति में, भूषण भूषण चौथी पंक्ति में, विजन विजन पांचवी में, और छठी में मैंने कह रहा हूं कि है नहीं, और नगन नगन। सभी पंक्तियों में हर शब्द दो बार है, शब्द शिथिल नहीं लिया मैंने ना, वो भूषण का अर्थ ले लिया, दोनों शिथिल का नहीं लिया, भूषण का अर्थ लिया, ठीक है कि नहीं है। बड़ा अच्छा कवि हुआ, बहुत जबरदस्त कवि हुआ भाई। देखो एक यही था या फिर बिहारी है, उस बिहारी को जो मैं अन्योक्ति में पढ़ाऊंगा, न ही परागु नहीं मधुर मधु न ही विकास, अन्योक्ति अलंकार, ठीक है भाई। देखो अब इसने कहा ऊंचे घोर मंदिर, तो जो ऊंचे घोर मंदिर है इसका पहला अर्थ लिया है भाई, वास्तव में किससे लिया है उसने, मंदिर से लिया है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, तो मंदिर से तात्पर्य तो देवस्थान हो गया, राजा के सानिध्य में रही तो देवस्थान तो था ही। अरे औरंगजेब की रानी है यार, तो राजा ही औरंगजेब तो है। और दूसरा जो लिया है वो लिया है हिमालय की गुफा, तो दूसरा मंदिर का अर्थ क्या है कि कहा, तो मंदिर, मंदिर याद, चलो इसको या महल लिख लो, महल ज्यादा उचित रहेगा समझने के लिए। क्या लिख लो इसका, कि ऊंचे घोर मंदिर मतलब कहाँ रह रही है वो फिलहाल, महल में रह रही है। कलर दिखाई दे रहा है भाई मोहित दीपक। तो पहले कह रही है कि इसका अर्थ लिया उसने महल के अंदर रहती थी वो,
लेकिन आज शिवाजी महाराज ने उनका वो हाल कर दिया, तो वो कहाँ जाने लग, कहाँ गई, गुफा में रहने को मजबूर कर दिया। इसकी प्रशंसा कर रहा है वो शिवाजी महाराज की। फिर कहता है कि कंदमूल, कंदमूल क्या होता था, कलाकंद है। पहले पहले तो हरामजादी क्या खाती थी, कलाकंद खाती थी। और आज कहते हैं कि कलाकंद अपने आप में एक क्या है, वो सब्जी या फल खा करके अपना जीवन यापन कर रही है। कि कंद मूल भोग करे, कंद मूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर। तो वो कंदमूल 3 बेर से तात्पर्य है 3 बार, 3 बार। और 3 बार क्या खाती हैं, 3 बेर ही खाती हैं। ये बेर फल सुना है ना, बेर खाकर, हाँ बेर कभी खा ले, शिवरात्रि को जरूर थोड़े, पर एक ही दिन आएगा ना, मैं सिवान नहीं सुना। तो मैंने कहा 3 बेर खाती थी वो 3 बेरे, तो वो 3 बार में, 3 बार मतलब समय, सुबह दोपहर और 3 ही खाती थी, एक सुबह खा लिया, एक दोपहर में और एक। और पहले किस में मुंह मारती थी, कलाकंद में। या फिर क्या खाती थी, शिथिल अंग भूषण, शिथिल अंग। पहले भूषण से तात्पर्य आभूषण से है, किसमें लदी रहती थी, आभूषणों में लदी रहती थी। और अगले का है कि भूषण है, भूषण मतलब भूख, और आज उसके अंग भूख के कारण स्थिर पड़ गए। देखो जब मैं ये कह रहा हूं कि राजा के दरबार में रह रही थी तो इतने गहने पहन लेती थी कि उससे चला नहीं जाता था, अंग क्या हो गए थे, स्थिर हो गए थे। और आज कहता है कि उसके अंग आज भी स्थिर हैं, पर आज वो किसके कारण हो गए। तो देखो शब्दों की आवर्ती है, प्रत्येक बार शब्द अपना अर्थ क्या चेंज, ठीक है कि नहीं। फिर कहा उसने विजन डुलाती थी, वो विजन होता है, राजा के पास देखे होंगे पंखा, बीजना, तो इसका मतलब ये पंखा है पहला। पहले तो रानियों को, दासियों को ऑर्डर देती थी मेरे हवा करो, और आज विजन डुलाती है, विजन है विजन। विजन का मतलब यहाँ है ऐसे स्थान पे जहां कोई दर्शन है, विजन। जहां मैं निर्जन कह रहा था, तो लोगों से सहित है, रहित है, तो लोगों से रहित स्थान है, क्या कह देंगे, लोगों से रहित स्थान। अब कौन हवा करेगा उसके, बताओ। फिर उसने कहा कि कह शिव राजवीर तेरे ही त्रास से, कि हे भूषण कह रहा कि हे भूषण, है शिवाजी, वो तेरे ही डर के कारण से नगन जड़ाती थी, वो नगन जड़ाती है। नगन मतलब जब उनकी, जब कपड़े आते थे ना, तो अलग से दर्जी उन पे नगन लगाते थे, तब वो पहनती थी। तो फिर नगन से जड़े हुए वस्त्र, मोती, मोतियों से जड़े वस्त्र, तो नगन का अर्थ क्या ले ले हमें, मोती। तो नगन जड़ाती थी, उन्हीं वस्त्रों को धारण करती थी जिसपे क्या लगे होते थे। और आज नगन जड़ाती, नंगे पैर डोल रही है रामजाती। नगन, नगन का मतलब क्या है, नंगा पैर, नंगे पैर डोल रही, आज बदन भी नंगा है उसका आज के दिन। तो ऐसा हाल कर दिया शिवाजी है। बाद में, हाँ भाई बाद में तो देखो, बाद की छोड़ दे, फिर दर्द होगा। जितना आनंद आ रहा है वो ले ले, ठीक है कि नहीं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ये याद भी हो जाएगा, 2-4 बार सुबह शाम पढ़ोगे ना, और बोलने में भी अच्छी लगती है पंक्तियां, वीर रस की पंक्तियां सारी। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहत, हाँ राग दरबार में लिखी थी। और ऐसे लिखते ही वो अपने तोड़ता था कंठिया, ले वेदान। राजा के बाद कोई अमीर होते थे, ब्राह्मण होते थे, कवि होते थे, ठीक है। कवि को ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त था उस समय, ठीक है कि नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रशंसा हुई है तो रासो साहित्य में हुई है, जो रासो साहित्य बताऊं, चारण काल, जिसको चारण काव्य भी कह सकते हैं हम, जिसमें पृथ्वीराज चौहान, प्रमाल रासो, विशल देव रासो, चंद्रवरदा, ये उस जमाने में तो सबसे ज्यादा अतिशोक्ति कर बैठे, बहुत ज्यादा अतिशोक्ति कर, प्रकृति का चित्रण नहीं करे, राजा का गुणगान कर रहे हैं, ठीक है ना। और उस गुणगान ने भी इतनी प्रशंसा दिखा दी, हद से ज्यादा दिखा, ठीक है। हाँ तो राजा की तारीफ करते थे तो भाई देखो, फिर नहीं समझे, मजे भी ये लेते दरबार में, राजा बाहर होता था तब, ठीक है कि नहीं। चलो भाई आगे,
कोई समस्या यहां तक? तो अब सारी पंक्तियां ये नहीं इकट्ठी आएगी, कोई भी एक पंक्ति उठा करके दी जा सकती है। तो कोई भी एक पंक्ति मिलेगी, तो प्रत्येक पंक्ति में देखो कोई भी शब्द पास पास नहीं है, सभी के शब्दों के बीच में कोई ऐसा शब्द रखा जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ है, तो फिर दूरी दूर हो गई और अर्थ भी क्या हो गया? तापे वारो उर्वशी सुन राधिके सजान, तो उर्वशी के दो अर्थ हैं? उर्वशी एक तो कहता है कि तू हृदय में बसी है, उर होता है हृदय, उर हृदय, उरु जंघा, उर तो क्या है? हृदय है, और उरु जंगा है, जांग, ठीक है। तोपे वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, नाराज हो रही है, मुंह फुलाकर बैठ गई राधा कृष्ण से कि तू तो इन गोपियों से बातें करने लग रहा है, और जब सेटिंग होती तो दिमाग खराब होता, कोई दूसरी से बोल ले तो अब मेरे वाला किसी और से जाएगा तो फिर सिस्टम तो गड़बड़ा जाता है कि नहीं। तो फिर वहां पर वो मुंह फुला करके बैठ गई। तब आकर के श्री कृष्ण कह रहा है कि तोपे वारो उर्वशी, सुन मेरी राधिके सुजान, कि मैं तो इतनी उर्वशी, अर्थात ऐसी उर्वशी मतलब स्वर्गलोक की अप्सराएं कहते हैं उनको, मैंने वैसे बताया था, लेकिन अप्सराएं कहते हैं, इस पे पता नहीं कितनी अप्सराएं वार दो तेरे ऊपर, तो तू तो मेरे कहाँ बसी हुई है? दिल में। मान की बस इतनी तो की कहानी है बेचारियों की, ठीक है कि नहीं है? तो इसका मतलब है वहां भी कौन सा अलंकार होगा? बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे, कभी फिर आया हुआ, फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे। अगले के पास चलते हैं भाई। अगला जो अलंकार है वो अलंकार है आपका कौन सा भाई? सलेस। आ गया ना ये यमक समझ में? यमक के सबसे ज्यादा उदाहरण बनते हैं, सलेस के बनते हैं, अनुप्रास के गौण उदाहरण बनते हैं, ठीक है। इससे मैंने थोड़ा टाइम दिया है यहाँ पे। सलेस अलंकार सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। सलेस का अगर डायरेक्ट हमसे क्या पूछ ले भाई? अर्थ। यमक का अर्थ तो जोड़ा था, और जोड़ा शब्दों का था, और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग था। बस इसी तरह माइंड में सेट करनी है पिक्चर, ठीक है नहीं है? और इस तरह से समझ में ना आए तो फिर मैं ग्राफ से पढ़ाऊंगा बाद में, लास्ट में पढ़ा ही जाएगा यार। फिर मैंने कहा सलेस का अर्थ अगर हमसे पूछता है तो सलेस का अर्थ क्या होता है? क्या होता है भाई? अबनुका जी, के चिपकना, तो चिपकने के लिए दो चीज चाहिए, तो इसमें कहता है कि यहाँ दो की जरूरत नहीं है भाई। यहां चिपकने से तात्पर्य है जहां एक शब्द में क्या चिपके हों? अनेक अर्थ चिपके हों, वहां क्या होता है? वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां सलेस अलंकार होता है। जहां एक शब्द में क्या चिपके हुए हों? अनेक अर्थ चिपके हुए हों, वहां कौन सा अलंकार होता है? ठीक है कि नहीं? थोड़ा सा उसकी तुलना में डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। जब तक डिफिकल्ट है जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब पढ़ लेंगे तो सारी बीमारी मिट जाएगी, ठीक है भाई। देखो छोटे से उदाहरण से बड़े की ओर चलता हूँ। परिभाषा क्लियर हो गई? जहां किसी काव्य पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ निकले, लेकिन वो अर्थ वहां फिट बैठने भी चाहिए उस पंक्ति में, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। करूं आगे की? लो सुन लो। नव जीवन दो घनश्याम हमें, नव जीवन दो घनश्याम हमें। घनश्याम शब्द के कितने अर्थ हैं? तो इसका मतलब कोई पर्याय मिलेगा हमें, और ऐसा पर्याय मिलेगा जहां जिसके क्या अर्थ निकलते हों? दो। तो इसका मतलब यहां पर जो आपने घनश्याम शब्द ले लिया, इस घनश्याम का एक अर्थ तो है बादल, और एक अर्थ है मेरा प्रभु, ठीक है। अब कहता है कि ये सेट भी तो बैठना चाहिए किसी के साथ, तो जब सेट बैठाए तो जीवन के भी दो अर्थ होते हैं, याद रख लेना। एक तो जीवन पर्यायवाची है जल का, और एक जीवन जिंदगी है ही आपकी। और नव का अर्थ क्या होता है? नया। इसका मतलब है हमें रोजाना क्या मिलता है? जल। वो देने का काम कौन करता है? और जिंदगी कौन दे रहा है? तो इसका मतलब यहाँ दोनों शब्दों के अनेक अर्थ निकले। इसको माध्यम माने तो भी सलेस अलंकार, इसको माध्यम माने तो भी सलेस अलंकार।
का घटी वृष भानुजा यो हलदर के वीर। और देख लो एक उदाहरण, का घटी वृष भानुजा वा हलदर के वीर। का घटी वृष भानुजा वा हलदर के वीर। आई बात समझनी है बस। अब इसमें भी खुशी का पर्यायवाची है, देखो तो हलदर किसका पर्याय है? बलराम का। यार ज्योमेट्रिक बता दी कि इसमें लगभग क्या मिलेंगे? पर्यायवाची मिलेंगे। जैसे घनश्याम आया था यहाँ, वो उसका भाई था, इसका भाई कौन आ गया अब? लेकिन वो फिट भी बैठाना है ना, तो फिट तो बैठा ही देते हो तुम, है ना? नहीं बैठाओगे? मैं बैठा दूंगा आज तो। लो, हलदर शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। देख लो भाई, हल जमा धर का अर्थ होता है धारण करना, और हल का मतलब हल है कि नहीं है? इसका मतलब हल को दो ने धारण किया है। एक तो किया है किसान के कित ठोकेगा पीछे, बैल के तो लगता देखा हमने। तू नया ही काम करेगा, क्या आएगा? तू कभी कभी बोलता ऋषा बोल जाता है, असहनीय पीड़ा होती है। एक तो बैल के लगता है कि नहीं लगता है, किसान कहाँ जोड़ के भागेगा बताओ यार। बैल हो गया। एक कहता है कि ये हल को धारण करने वाला कौन है? बलराम है। तो इन दोनों का हमें फिट भी तो बैठाना है आगे, है? हाँ, बैल की बेटी है ना। क्यों नहीं होती? तुम पढ़ लो, मैं तुम बोल दो। सुन लो रे, यहाँ ध्यान से सुन लो बस। अब मुझे इतना मत खोलो कि मैं रस बढ़ाऊं जब बिल्कुल ही बेशरम हो जाऊं, इसलिए पढ़ लो आप इसको बस प्यार से ध्यान से। अब मैंने कहा का घटी वृष भानुजा वा हलदर के वीर, इसलिए हलदर शब्द के दो अर्थ प्रयुक्त होते हैं हमेशा ही। हलदर का एक अर्थ तो बैल से है और दूसरा अर्थ है भाई बलराम से है। वृष भानुजा शब्द को दो हिस्सों में तोड़ते हैं, एक तो कटेगा टूटेगा वृषभ जमा, बोलो टूटेगा, और एक जब मैं तोड़ूंगा तो वृष भानु जमा वृष भानु दुलारी के श्री राधा प्यारी के दर्शन करने हैं। राधा के पिता का नाम क्या है? वृषभानु है, और जा का अर्थ बेटी बताया था, तो राधा वृषभानु की बेटी कौन है? राधा है। ठीक है, अब देखो आगे, हलदर के वीर, और वीर किसको कहते हैं? तो फिर हलदर का वीर कौन हो गया? तो फिर बलराम से हम कहां चले गए? तो बोलो जोड़ा बना कि नहीं बना? राधा का और कृष्ण का। अरे हलदर के वीर तो बना कि नहीं बना? और फिर हलदर के वीर मतलब बैल का भाई, बैल का भाई बैल ही होगा, और कौन होगा? बैल का भाई और कौन होगा? बैल का भाई भी कौन होगा? और ये बैल पति भी माना गया है, तो किसका? वृषभ जमा अनुजा बेटी, बैल की बेटी भी कौन होती है? गाय। ठीक है कि नहीं? तो इसका मतलब जोड़ा फिट हो गया भाई, गाय का बैल से, राधा का कृष्ण से। आ रही है मेरी बात समझ में? और देख लो एक दो उदाहरण, कोई बात नहीं, और देख लो और देख लो। चलो आगे। चलो देखो भाई, लिख लिया रे? लिख लिया करो साथ साथ। चलो ये लो भाई, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो। और चरण धरत, थोड़ा बड़ा दे देता हूं उदाहरण। चरण धरत चिंता करते चितवत चारहु और
चरण धरत चिंता करत चितवत चारहु और सुबरन को ढूंढत फिरते, सुबरन को ढूंढत चितवत, चित में आदत आएगा ना, ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। अरु का अर्थ और ही है, या कवि कामी और चोर। लिख लिया? करते व्याख्या इसकी, व्याख्या सुन दो भाई। है नहीं लिखा? क्या कह रही है तुम? चित्त नहीं होता, चित्त मन है। चित्त मन नहीं होता क्या? मन है। सुन दो ना, अब मैं सारी ना बता दूं। चलो आगे। सबसे पहले मैंने शब्द लिखा है क्या? क्या लिखा है मैंने? चरण धरत। इसका मतलब है चरण धरता है कोई। चरण क्या है? पैर है। चरण धरत का तात्पर्य यहाँ पे 3 अर्थ देगा। एक तो है पैर धरना, हाँ रखना लिख ले, पैर रखना, ठीक है भाई। फिर कहता है कि चिंता करता है, जब वो कोई पैर रखता है तो क्या करता है? चिंता करता है, और अपने चित्त को चारों ओर दौड़ा दौड़ा कर देखता है। और ये चरण धरत किस किस के लिए आया है? कवि कामी और चोर। सबसे पहले तो पीछे वाले को उठा लो, नालायक को। जब कहीं चोरी करने जाएगा तो पहले आराम से अपने पैर रखेगा और पहले ये देखेगा कि कोई जग तो नहीं रहा माल लेके माल के, इसलिए अपने चित्त को चारों ओर दौड़ा दौड़ा करके सुनेगा। उस समय तो इसके कुत्ते से भी ज्यादा कान हो जाते हैं, है ना। फिर कहता है कि भाई अगर कवि की बात करें तो कवि के लिए चरण धरना है पंक्ति का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? ये मैं पढ़ाऊंगा आपको। यहां से लेकर के यहां तक ये एक चरण, यहां से यहां तक है 2 चरण, यहां से यहां तक है 3 चरण, और यहां से यहां तक है। इसलिए दोहे में कितने चरण है? इन चरणों को लिखता कौन है? कवि। तो ये चरण धरना है पंक्तियों का निर्माण करना। चलो पहले यहां से ले लो। कामी उल्टा चल पड़ा, मैं गलती होगी, कोई नहीं। कामी, कामी शब्द काम का अर्थ क्या बताया था इंग्लिश में? तो फिर कामी हो गया सेक्स प्रवृत्ति रखने वाला, कामी हो गया कामी पुरुष। अब कामी पुरुष के लिए चरण धरना है, उसके लिए भी यही है कि जो ही मैं अपने घर से बाहर कदम रखूं, वाह अप्सरा सामने हो। क्या हूं? सामने। हाँ यही है। तो इसका अर्थ भी यहाँ चरण धरने से है, पैर रखने से। ये इसका भी लिख देता हूं, क्या रखने से है? पैर रखना है, बाहर आना, बाहर निकलना, ठीक है। और आगे मैंने कहा कवि, कवि का अर्थ है पंक्ति रखना, पंक्ति बनाना, पंक्ति लिखना, ठीक है भाई, क्लियर है। अब अगला शब्द सुन लो। ये सारे के सारे किस सिस्टम के पीछे पड़े हैं? किसके पीछे पड़े हैं ये? सुबरन को ढूंढत। सारे किसको ढूंढ रहे हैं? अब ये सारे सुबरन के लिए अपना अलग अलग अर्थ लेकर के बैठे हैं। सुबरन सुन लो पहले। अगर मैं आपसे लिखता हूं स्वर्ण का तद्भव बताओ, ठुक जाओगे। स्वर्ण तो बाद में ले लेंगे, अगर ऑप्शन में क्या ना हो, आ सकता है, गलत नहीं है। लेकिन सोना भी आ जाए, सुबरन भी आ जाए, तो फिर तो स्वर्ण से सुबरन ज्यादा है लयात्मक तरीके से, जिस तरह से बोला जा रहा है। जैसे ज्ञान से ज्ञान लिया था, तो बोलने की दृष्टि से बताए थे मैंने, परिवर्तन तत्सम तद्भाव, भाव पे मत जाना। इसलिए ये ना हो तो सोना करेंगे, हो गया इतना काम। तो स्वर्ण ही सोना है, सुवर्ण भी। अगले तरीके से देखो, इस सुवर्ण को तोड़ेंगे तो क्या होगा? सु जमा
वर्ण, और वर्ण को मैं यहाँ इस तरह से लिख दूं तो क्या है ये? वर्ण। वर्ण 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 मतलब एक तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, अक्षर कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं कुछ देर के लिए? अक्षर। और प्रकृति में नाना प्रकार के वर्ण है, मैंने जरूर बताया होगा। और वर्ण क्या होता है? रंग भी। अब आगे बात समझ में। अप्सराओं का जिक्र कौन करेगा? सुंदर रंग वाली। समझ रहे हो? आ जाओ वापिस आ जाओ। देखो कितने अर्थ लेगा भाई? 3 अर्थ लेगा। कितने अर्थ लेगा? 3 अर्थ लेगा। अगर कहता है कि हम कवि से रिलेटेड पढ़ते हैं तो कवि तो चाहता है सुवर्ण मतलब सुंदर वर्णों को, अर्थात सुंदर ना होकर के अच्छे वर्ण लिखेगा। हर कोई कवि चाहता है कि मैं अपनी कविता में अच्छे अच्छे वर्णों को पिरोऊं। ठीक है, तो सुवर्ण का एक अर्थ क्या हो गया? और जब कहता है कि बात कामी व्यक्ति की, कामी की करते हैं, तो कामी को चाहिए सुंदर रंग वाली। क्या चाहिए भाई? इसका मतलब है वो किसकी? अप्सराओं की सुंदर रंग वाली चाहता है। जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे किसके दर्शन होते रहे? सुंदर। तुम रंग वाली देख लो, अप्सरा पे रहोगी क्या भाई? सुंदर रंग वाली के दर्शन हो। ठीक है ना? अप्सरा तो यहाँ हो ही नहीं सकती। फिर मैंने कहा क्या? हाँ, नाराज मत हो जाना, अप्सरा शब्द मैंने बता दिया था ना। अब मैंने कहा सुवर्ण की जब मैं अगली बात करूं तो मैंने कहा कि जब चोर के लिए करते हैं तो चोर किसको ढूंढ रहा है? सुवर्ण। और सुवर्ण के ब्रैकेट में सोना लिख लो। अब सुवर्ण के कितने अर्थ हो गए? इसलिए एक शब्द के जब जब अनेक अर्थ निकलते हैं तो फिर कौन सा? श्लेष अलंकार। हो जाएगा ना? बहुत आसान। बस एक और दो उधर सही तन आने दो। वो तो बाकी किताबों में भरी पड़ी किताबें। एक और लिख लो चलो। रहीमन पानी राखी, उसमें गलती कर देते हैं, देख लो। उसमें पानी 3 बार आया इसलिए यमक मान लेते हो तुम। यमक नहीं है, यही है। चलो आगे कम उदाहरण दे देंगे, इसके पूरे दे देते हैं। किसमें? अच्छा, एक चीज और है, कवि को छूट है शब्दों के साथ खिलवाड़ करने की, नहीं तो फिर वो अपना अर्थ निकलवा ही नहीं पाएगा। अब वो सुवर्ण नहीं लिखता तो सारा संकट ना कट जाता। अब शुद्धता की दृष्टि तो सुवर्ण शुद्ध नहीं है, इसलिए एक शब्द अशुद्ध लिखना 100 गायों की हत्या करने के बराबर है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन ये छूट मिलती है केवल किसको? क्योंकि वो अपनी कविता ही करेगा तो शब्दों को किसी तरह जोड़ मरोड़ कर सकता है। ठीक है। तरनी तो डूब गई तरनी तरंग में। अब तरनी पे दोनों पे एक ही छोटी मात्रा, लेकिन एक पे बड़ी आती है तो नाव होती है, और छोटी आती है तो सूर्य होता है। अब वो कह रहा है कि मेरी नाव डूब गई सूर्य की तरंग में, लेकिन दोनों पे शब्दों में क्या मिलेगी? वहां छोटी मिलेगी। तो कवि को अधिकार है मात्राएं बदलने का। फिर उसको दिल पे मत लेना कि जिस पर छोटी आओगी बड़ी आओगी तभी अर्थ बदलेगा। तरनी तो डूब गई तरनी तरंग में। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? मैं चाहता हूं आपकी शुभकामनाएं। ले छोटा सा उदाहरण। मैं चाहता हूं आपकी शुभकामनाएं। बताओ, चिंताशील हो गई? क्या बात हो गई? तेरी याद 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 पुरानी याद याद। ये भी खतरनाक है पढ़ाना, है ना? टॉपिक है। कोई नहीं अंजना, बस बस है, कोई बात नहीं। रोने मत लग जी तू। मैं चाहता हूं आपकी
अब शुभ कामना पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव भी है। शुभ जमा कामना जमा काम जमा न, ना कर लो, काम जमा ना। क्यों? काम जमा ना जमा आए, जोड़ दे सारा, निके बनेगा शुभ काम में ना आए। जो काम करने जा रहे हो वो शुभ काम में न आए तुम्हें, ये दोनों अर्थ है दोनों का ना, शुभ कामनाएं। तो जोड़ लो यार, शुभ काम ना आए। तो मैं जो चाहता हूं वो मेरी शुभ जो थी वो आपके काम में। अब अक्सर मैं, मेरे से कोई मान ले कहे तो मैं सिर्फ इतना लिख दूं कि शुभ हो, मतलब अच्छा हो, तो फिर वो अच्छा काम में ना आए। शब्द को टूटा तो एक ही शब्द के कितने दो अर्थ हो गए हैं? नहीं बोलना चाहिए, हम तो पॉजिटिव लेते हैं, पर इस शब्द को आज समझे ना तुम, नेगेटिव भी जा सकता है। लेकिन वो मैंने नहीं सा, मैंने कहा, किसने कहा? श्लेष अलंकार। किसने कहा भाई? इसलिए शब्दों की गंभीरता बहुत है अगर पकड़ में आए तो, ठीक है ना? अरे मैम साहब यो ही लेना है, अच्छा काम हो। पर जब जब श्लेष पढ़ेंगे तो एक शब्द के कितने अर्थ हो गए? पॉजिटिव भी बना दिया, और तो तुम्हें नेगेटिव तो चलना ही नहीं, ठीक है ना? इसमें तो दोनों आए, जब होगा। चलो आगे, रहीमन वाला और लिख लो। रहीमन धागा प्रेम का है, ये थोड़े बता रहा था। रहीमन पानी राखिए, राखिए, राखी में तो यही लिखो, राखिए बिन पानी सब सूने, सब सूने, पानी गयो ना उबरे। ये कवि ने तो छूट दे रखी है ना, कवि के पास छूट है। पानी गयो न उबरे, मोती मानुष चून। 4 5 6 उदाहरण तो हो ही गए होंगे इसके भी। किसकी मिसकॉल आ गई? कर ले बात। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे मोती मानुष। जिस तरह से हमने लिखा था ना शुभरन वाला, और कहां से पकड़ में आया था, तो फिर लास्ट में ये पकड़ में आएगा। मोती के संदर्भ में अलग अर्थ होगा, मानुष के अर्थ में अलग हो, लेकिन उससे पहले समझो पानी शब्द कितनी बार है? 3 बार है ना। पर हमने ये पढ़ा कि एक शब्द के क्या निकले, या एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हों, वहां क्या होता है? तो इस पानी का कोई औचित्य नहीं। कई बार ऐसा हुआ है कि पंक्ति उपली ना देकर पेपर में कौन सी डाल देता है, डायरेक्ट छोटी सी डाल देता है, लेकिन वो उपली डालेगा तो पजल्ड करेगा। रहीम अपने आप में एक कवि है जिसपे बड़ी की मात्रा लगेगी, रहीम में। तो रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अपने पास क्या रखना चाहिए? पानी रखना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो सब क्या है? सोना है। इसलिए कहा जाता है इंसान खाए बगैर रह सकता है, पानी नहीं मिला तो लाजमी है कि प्राण निकलेंगे, खाना नहीं मिलेगा तो जिंदा रह सकता है। आज भी अनेक महापुरुष हैं जो अन्न को त्याग करके बैठे हैं, ठीक है कि नहीं? तुम मुस्कुराते रहे, समझ गया मैं? याद 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 याद। अब मैं जो कहना चाह रहा हूं वो सुनो भाई। यहां पर जो पानी शब्द है ना, इस पानी शब्द के क्या हैं? अनेक अर्थ। इसके अनेक अर्थ। अगर ये पानी मोती के साथ लगेगा तो अर्थ अलग होगा, पानी चून के साथ जाएगा तो अलग होगा, और पानी मानुष के साथ है अलग अर्थ देता है। ओके, देखिए ये लो भाई। अगर इस पानी को मैं मोती के साथ लगाऊं तो फिर मोती के अंदर जो अर्थ है वो क्या है? और चमक। मोती मिलते भी कहाँ है? अगर पानी वहां से निकाल के हटा के घेर दो ना मोती को, तो चमक वहां की गायब। ठीक है, इसकी तो पूछो ही मत भाई। पता नहीं कितने मुहावरे बने। अब मैंने कह दो कि पानी पानी होना,
तो भैंस के लिए प्रयोग करोगे, आदमी के लिए है। तो इसका मतलब पानी जब मनुष्य के लिए प्रयोग होता है तो इज्जत पे बात आती है, उसकी समाज में इज्जत कैसी है, उसकी समाज में प्रतिष्ठा कैसी है। तो पानी का अर्थ क्या हो गया, है ना? क्या कह रही है? पानी पानी पानी। तो व्याज रोमांटिक मूड में। अच्छा दूसरा है। अब मैंने आगे क्या लिखा भाई? चून लिखा। फेल मत करना मेरी बात तो भाई। क्या लिखा मैंने? चून लिखा। और सुबह सुबह जब आटे को गूंथा जाता है तो फिर पानी पानी का काम करता है, पानी जल का काम करता है। अरे मैम साहब ये बात नहीं समझी, चाड़े काटी। आटा सीधा फाके मार खाएगी, उसको गूथेगी ना पानी डाल के। चून मतलब नहीं समझी तो पिटेगी। चून नहीं समझ रही, बता दोगी। हाँ सूखा आटा। अब यहाँ अब तुम क्या बोलते मुझे नहीं पता, लेकिन पुराना जो शब्द सबसे पुराना है, रहीमदास कब का है, उस जमाने के शब्द को नहीं जाने, परथन पे आ गए, वो समझ गए। गांव का किए, गांव का था। चलो ठीक, लिख ले तू बस, फिर पढ़ाने आऊंगा तुम्हें मैं। ठीक है, गलती हो गई, आयुष ने मांग लिए। चलो भाई आगे, कोई समस्या यहाँ तक? अरे लिख लिया मैंने। ये कहा यहाँ पानी पानी का ही काम करेगा, जल का ही काम करेगा। नहीं होगा जब तो यमक भी नहीं होगा, पुनरुक्ति में तो पास पास रहेगी मैडम, एक बात की गांठ मार लो। हाँ चलो अब आगे भाई, इस शब्द अलंकार को कंप्लीट करो पहले। बैठे रहो बैठे रहो, चलो रे आगे देखो। तुम्हें तो ज्यादा परेशानी नहीं यार, मैं तो फिर भी वॉकिंग भी कर रहा हूँ, टॉकिंग भी कर रहा हूँ, सारी आईएनजी आज मेरे साथ लग रही है, सिंगिंग भी चल रही है बीच में है। अगला सुनो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है वक्रोक्ति अलंकार। ये और देख लो, बड़ा लाजवाब है, फिर पूरा हो ही जाएगा, विप्सा नहीं पढ़ाऊंगा। वक्रोक्ति अलंकार दो शब्दों के मेल से बना है, किस किस से? वक्र जमा उक्ति। वक्र जमा उक्ति। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, टेढ़ा, ठीक है भाई। और उक्ति का अर्थ है कही हुई बात। जैसे हम लेते हैं ना लोकोक्ति, तो उसमें भी लोक जमा उक्ति का मतलब है। इसलिए मैंने ध्यान से सुनेंगे पहले इसकी बात, फिर परिभाषा पे अपने आप आ जाए। मैं आपसे कोई बात कहूं, मैं बिल्कुल सही हूं अपनी जगह, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, लेकिन आप उस बात का अर्थ क्या ले लें, तो फिर कौन सा अलंकार बनेगा? वक्रोक्ति बनेगा। कौन सा बनेगा? तो जब कही हुई बात का अन्य या भिन्न अर्थ निकाल लिया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होता है? देख लो उदाहरण, एक कबूतर देख हाथ में, एक कबूतर देख हाथ में, अपर कहाँ है? अपर कैसा? शपर था, उड़ गया हवा में। एक कबूतर देख हाथ में, अपर कहाँ है? अपर कहाँ है? कहाँ है? अपर कैसा?
शपर था, उड़ गया हवा। इसमें सलेस में दिन रात का अंतर है, ध्यान से देख लेना। नहीं, यहां भी एक शब्द के क्या निकलने वाले हैं, और सलेस भी क्या कह रहा था, लेकिन नोट डाउन दिमाग में। इसमें जब भी बात आएगी तो एक बात या एक लाइन में क्वेश्चन मार्क 100% मिलेगा, और मैंने सलेस में कहीं नहीं लगाया। ये मोटी पहचान है। फिर से रिपीट करो मेरी बात। मैंने ये कहा कि जब भी कोई पंक्ति सलेस और वक्रोक्ति का अंतर करवाएगी तो वो क्वेश्चन मार्क करवाएगी कि उसमें आना है एक में, लेकिन सलेस में कभी भी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग है। बस चलिए, बात खत्म। अब देखो, यहां जो मैंने शब्द लिखा है वो क्या लिखा है, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाया, अप पहले का है वो तो अपर का अर्थ एक क्या हो गया, एक पर किसके होते हैं, तो फिर अपर का मतलब बिना पंख का, ठीक है। एक अपर का अर्थ होता है दूसरा, एक अपर का अर्थ क्या है, दूसरा है। इसका मतलब कितने अर्थ हो गए, 3। यहां कौन सा प्रयुक्त है देख लेते हैं। जहांगीर से नाराज है भाई नूरजहां, जहांगीर से बेगम साहिबा नूरजहां नाराज है। उसको मनाने के लिए वो सफेद कबूतर देके आ रहा है उसके शयन कक्ष में, क्योंकि पहले कबूतरों का ही लेना देना था। सफेद कबूतर शांति के प्रतीक थे, इसलिए उसको कबूतर देने के लिए गया है। और जब कबूतर देने के लिए गया है तो रुष्ट तो थी बेचारी, नाराज थी। कबूतर ले तो लेती है, नूरजहां और जहांगीर वहां से वापिस कि शाम को आऊंगा तो क्या पता बात बन जाए, मान ही जाए, क्या पता चले है? वो शाम को फिर जाता है शयन कक्ष में, और जाता है तो स्थिति एज इट इज थी, कुछ बिगड़ी और बैठी। क्या बिगड़ी बैठी है, उसने जाते ही कहा है जहांगीर ने कि एक कबूतर देख हाथ में अपर कहाँ है। उसने मतलब ये कहा कि गलत नहीं है जहांगीर, कवि को तो शब्द निर्माण देखो कितना जबरदस्त है। उसने ये अपर की जगह ये लिख देता दूसरा कहाँ है तो सारा खेल बिगड़ गया था। तो उसने क्या लिखवाया, अपर कहाँ है। मतलब क्या कह रहा है, जहांगीर की कोई गलती नहीं, उसने ये पूछा है कि दूसरा कहाँ। उसने तो इसी के लिए लिया, पर देवी जी का मूड पता नहीं कैसा था, रोमांटिक था। अब उसने कहा कि अपर कैसा, मतलब वो ये सोच रही है कि क्या पूछ रहा है। तो उसने इस शब्द का अर्थ क्या नहीं लिया कि बिना पंख वाला कैसा कह रहा है महाराज, वो तो क्या था, अर्थात पंख वाला था जो थो हाथ में, वो भी क्या कर दिया, बोले इसकी तरह वो भी क्या हो चुका है, उड़ गया हवा में, काम भी नहीं बना। नहीं माननी बेचारी, बताओ अब क्या करें, नहीं आया समझ में। अपर का मतलब कितने हैं, तुमने यहां कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, एक तो और एक दूसरा जो ले रहा है, ये कौन ले रहा है, जहांगीर। और नूर जहां ने क्या अर्थ लिया, तो मैंने ये कहा कि कहने वाला अपनी जगह सही है, उसने तो अर्थ क्या लिया था, दूसरा। तो उसने जाते ही कमरे में देखा कि एक कबूतर एक देख हाथ में, हो सकता है 2 या 2 से अधिक कबूतर होंगे, तो उसने देखा कितना, एक, और देखते ही पूछा कि दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है। 2 थे इसका मतलब, मैडम मेरा हाथ में थे और मेरा नाम यो था, मेरा नाम उस टाइम यो था। आप रूम में हैं, आपके हस्बैंड आए हैं आपके पास, क्या लेकर आए हैं, लेकिन वो सुबह दे के गए तब कितने थे, और फिर फिलहाल आपके पास कितना है, एक है। इसलिए उसने आते ही कहा कि एक कबूतर देख हाथ में अपर कहाँ है। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि आपके हाथ में जब उसने एक कबूतर देखा तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा, दूसरा कहाँ है। लेकिन आपने उसका अर्थ ये नहीं लिया दूसरा, हाँ, तभी तो ये लाइन बनी। ये हमें भी नहीं पता चला था यहां तक, तो इसके बाद पढ़ने के बाद पता लगा कि भाई एक नहीं था 2 थे, क्योंकि अर्थ इसने दिया हमसे कि दूसरा कहाँ है। तो फिर उसने कहा कि महाराज अपर कैसा, अर्थात बिना पंखों वाला कैसा। अब जहांगीर तो ले रहा है अर्थ क्या, और उसने दूसरा अर्थ ना लेकर उसी शब्द का अर्थ क्या ले लिया, तो बोले बिना पंख वाला कैसा, वो भी पंखों वाला था। और
ऐसे उड़ गया जैसे पहले गया, और बात भी नहीं बनी बेचारा की। तो हमें दुख है इस बात का, खेद है, पर क्या कर सकते। लिख लो अब, दूसरा भी उड़ा दिया, उसी के मुंह के सामने उड़ा दिया। जब तो दर्द ज्यादा हुआ, और जब ये पीड़ा हमें होती है जब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, बात नहीं बनी, ये पीड़ा, नाराजगी बड़ी, मतलब मानी नहीं, वो नाराज रही। लिखो जल्दी लिखो, शाबाश। लिख ले, वेरी गुड। कौन कौन से? एक तो पीपर पात सरिस मंडोला, हाँ ठीक है, उपमा है, और एक तो बहुत बड़ा ही है। बहुत बड़ा हो गया है, हाँ। छोटा कर देंगे अभी। दीर्घ उर्जते, देख कितनी अच्छी बात है। कहे दीर्घ मतलब आंखें, उलझ आंखें रही है, टूट कुटुंब रहा है, टूटत कुटुंब, परिवार टूट जाते हैं। देख कितनी भयंकर बात है, भावों पे जाओगे तो निराली बात है। दीर्घ लिख करवा दूंगा, तो हाथ में क्यों रख रही है इसको, यहाँ ध्यान दें तो एक और भी देख लूंगा। ये देख, इसमें असंगति अलंकार, तभी पढ़ाऊं जब ये आएगा। चलो भाई आगे, इसमें कोई समस्या, एक उदाहरण यही देख लो। राधा ने पूछा, कौन तुम? क्या लग गया रे? प्रश्नवाचक चिन्ह। राधा ने पूछा कौन तुम? उत्तर मिला घनश्याम। चलो आगे से लिख देता हूँ ये पंक्ति, इसी के आगे जोड़ते रहना तुमने तो। राधा ने पूछा कौन तुम? उत्तर मिला घनश्याम। घनश्याम, ये उत्तर दे दिया उसने। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो वाक्य पे डिपेंड। हाँ, दो तो मिलेंगे ही, तभी तो कहा एक शब्द के अंदर अनेक अर्थ चिपके हों, फिर ऐसी कंडीशन में होता अनेकार्थी शब्द। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा जो क्या होंगे, अनेकार्थ। तो बरसो इत उत जाए, इत उत जाए। आई बात समझ। अब यहां भी मूड पता नहीं राधा का कैसा है भाई, ये मूड समझ में नहीं आ रहा। जाए धमका क्यों रहा है यार? अब राधा की भूमिका में तू है, मगर यहाँ क्यों आया? भाई मैंने कहा दरवाजे पे खटखटाने की आवाज आती है, अंदर महोदया बैठी है जिसका नाम है राधा। अब जो ही दरवाजा खटखटाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अंदर बैठा हुआ इंसान पूछेगा कि कौन हो तुम? उत्तर देने वाले ने कोई गलती नहीं। उसने कहा हे राधे, मैं तेरा घनश्याम हूं, मतलब मैं आपका श्री कृष्ण हूं। ठीक है ना? तो फिर कह रही है जब घनश्याम, उसने तो ये नहीं कहा ना श्री कृष्ण हूं, मैं कह रहा हूं घनश्याम हूं, तो बोले फिर यहाँ क्या करने आ गया? कहीं इधर उधर जा करके क्या करे? तो इसका मतलब उसने अर्थ कृष्ण ना लेकर क्या ले लिया? बादल अर्थ ले, उल्टा ले लिया। यही वक्रोक्ति है कि कही हुई बात को टेढ़ेपन में लेना है बस। अब तुमसे कोई कहे खाना खा ले, तुम उसका काम उल्टा ही करोगा, हैं? हाँ, इसका मतलब है, नहीं मैं तो उदाहरण दिया है यार, तू सारी बात दिल से जोड़ लेगा। पिज्जी पे रहेंगे 2 दिन, चल सारा सिलेबस फिर पढ़ा के जाऊंगा तुझे। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? हो जाएगा। ये अलंकार है कौन सा? वक्रोक्ति। ठीक है ना? आगे बढ़ो,
सलेश नहीं आया, इससे जस्ट पहले क्या पढ़ा है यार? 12 बजे, 1 घंटा और बैठ जाओ तो फिर खाना साथ ही खा लेना। 1 घंटे का 12, तो फिर लगे रहो। अब मैं चलूंगा, चाय पी के आएंगे, 1 बजे चलेंगे और 1 से 2 का लंच रहेगा बस। फिर चाय भी पी लेना और तुम खाना, आधे घंटे में चाय पियेंगे, आधे घंटे में तुम खाना खा लेना। वो तुम देख लेना कहाँ ले चलते हो। चलो भाई आगे देखो भाई। अब अगला है बड़ा आलिशान, बड़ा आलिशान। कहाँ जा रहा है भाई? अब जो अलंकार पर अगला जो अलंकार है उसका नाम है भाई अर्थालंकार। कौन सा अलंकार है भाई? अर्थालंकार। अब इस अर्थालंकार के अंदर जो पढ़ना है ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ेंगे उपमेय और उपमान। अब सुनो भाई, अब मुझे मजबूरी वश है ग्राफ से पढ़ाना पड़ेगा। जिस बच्चे के जो मैं ग्राफ बनाऊंगा ये दिमाग में बैठ गया, मैं गारंटी करता हूं कि रात को भी मैं याद आऊंगा अलंकार, जब जब याद आऊंगा, सच कह रहा हूं। देखो एक बार प्यार से और लाजवाब तरीके से देखो। उपमेय उपमान बताऊं या पता है? उपमेय प्रकृति से संबंधित था तो उपमान है ना, सॉरी, उपमेय शरीर से संबंधित था तो उपमान है। उपमेय हमेशा पास होगा, उपमान है दूर होगा। उपमेय वास्तविक नहीं होता, हमेशा क्या होता है? काल्पनिक वो। और वास्तविक परिभाषा ये थी कि जिसकी तुलना की जाती है वो तो उपमेय, और जिसके साथ तुलना की जाए वो उपमान। रिवाइज कर दी बात। अब इन्हीं शब्दों से देखो कितनी परिभाषा बनेगी, बैठे बैठे देखो, कितनी भी बना लो, क्योंकि पूरा अर्थालंकार किस पे डिपेंड है? उपमेय पे और उपमान। पहले समझेंगे, बाद बार बीच बीच में मत कहना जी ओके ओके है, पहले समझ लो फिर उसके बाद नोट डाउन कर लेना। देखो भाई, जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, बस ये आगे पीछे करते रहने, अब तुमने कुछ नहीं करना। जब उपमेय की तुलना, अब मैं यहां से समीकरण बना रहा हूं, जब उपमेय की तुलना उपमान से करें, आंसर करना उपमा अलंकार होता है। पहले समझ लेना। पहले उपमेय की तुलना उपमान से करें तो कौन सा होगा? उल्टा कर रहा हूं सारा सिस्टम। उपमान की तुलना उपमेय से की जाए तो प्रतीप हो जाएगा। ये बार बार भोंक रहा था और बता रहा था तुमसे जब मैं कमल नयन पढ़ा रहा था कि ये मत करना, कमल के समान है जो, ये उचित है, लेकिन नयन के समान है जो कमल, कौन सा अलंकार था? और कमल के समान है जो नयन में, उपमा अलंकार। इसलिए कार्यक्रम बिगड़ जाएगा। तो जब उपमेय की तुलना किससे करो तो उत्तर है, और उपमान की तुलना वापिस किससे कर दें, यहां तक काम नहीं रुकेगा। फिर कहता है कि यदि उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान की तुलना उपमेय से कर दे तो तीसरा अलंकार पैदा हो जाएगा, उपमेयोपमा। उपमेयोपमा, बताओ। हाँ, दोनों को इकट्ठा कर दो, मतलब उपमेय का उदाहरण, उपमा का भी उदाहरण और है, दोनों के उदाहरण मिला दो, तीसरा अलंकार तैयार है। कौन सा? उपमेय। क्लियर हो गई बात? तो जब उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, वहां कौन सा अलंकार बनता है? बढ़ो आगे, अगली बात। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो क्या बताया था? अगली जोड़ रहा हूं कुछ। अब जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए और उपमेय को श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां नंबर 4 पर व्यतिरेक अलंकार हो जाता है। पागल कर दूंगा, देख लो कौन सा हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार। ठीक है कि नहीं? यही, जब उपमेय की तुलना उपमान तक कर रहे थे तो क्या था? उपमा ही था ना।
लेकिन ये कह रहा है जब उपमेय की तुलना उपमान से करे लेकिन उपमेय को श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया जाए उसी पंक्ति में, तो फिर आंसर क्या होगा? उदाहरण दे दूं एक एक नहीं का? छोटे छोटे उदाहरण देखो। सबसे पहला नंबर लिखूंगा तो पहले की बात, दूसरा लिखूं तो दूसरा, तीसरा लिखूं तीसरा, चौथा लिखूं तो चौथा। ओके, मैंने केवल लिखा चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा के समान मुख कौन सा अलंकार है? प्रतीक है, चंद्रमा के समान है। मेरी बात मैं नु कर, जब मैं एक नंबर लिखूं तो एक का उदाहरण दूंगा। किसकी तुलना किससे की जा रही है वाक्य में? मैंने बार बार कहा था कि जब उल्टा कर देना, क्रमधारय में बताया था, यदि मैं इसको ये चंद्रमा के समान मुख, किसकी तुलना कर रहे हो? मुख की कर रहे हो। जिसकी तुलना की जाती है वो पीछे, और जिसके साथ करते हो वो। और दूसरी पंक्ति में लिख दूं तो मैंने कहा मुख के समान है, तब प्रतीप होगा। मुख के समान है के समान चंद्रमा। तो पहले वाला तो क्या है? उपमा। और दूसरे वाला अब पेपर में पूछेगा उपमा अलंकार का विपरीत अलंकार बताओ, और उपमा का विलोम भी पूछ ले तो प्रतीक। क्यों है प्रतीक? वो आज समझ में आ गया, क्योंकि उससे उल्टी बात करता है। इट्स ओके या। तीसरा देखो भाई, तीसरा करना ही क्या है? पहला प्लस तीसरा दूसरा इज इक्वल टू, दोनों को इकट्ठी लिख दो। चंद्रमा के समान मुख, मुख के समान है, क्या बन जाएगा? क्योंकि उपमेय की तुलना उपमान से, उपमान की तुलना, दोनों को जोड़ दो या फिर ट्रिक बना लो। उपमेय प्लस उपमान किसका है? उपमेय उपमा का है। ठीक है। चौथी बात कह रहा कि उपमेय की तुलना तो उपमान से करेंगे, पर उपमेय को क्या बताएंगे? चलो, मुख मयंक सो है सखी। चलो, मुख चंद्र सो है सखी, मुख चंद्र सो है सखी। फिलहाल तो कहता है कि उपमा है, फिलहाल तो क्या है कि हे सखी, जो मुख है ना ये तेरा, ये क्या है? चंद्र। चंद्रमा की फोटो देख ली? कब देखी है? जो अपनी प्रेमिका को चंद्रमा के समान बताते हैं वो सभी ध्यान दे, आज के बाद नहीं बताओ। और मैं कल भी कह रहा था ना, दाग है। देखो, वास्तविक जो लेटेस्ट फोटो आई है चंद्रमा की, यही है, उसके पास सेंड कर दूंगा। ये है रियल चंद्रमा। बना लो अपनी प्रेमिका को चंद्रमा, देख ले। ठीक है कि नहीं है? तो फिर मैं तो कल भी मना करके गया था कि हमारी चंद्रमा, हमारी प्रेमिका हो ही नहीं सकती चंद्रमा के समान, क्योंकि चंद्रमा में दाग है। हाँ, सूर्य तो मत बना, फूक देगी। हैं? हाँ, अच्छा अच्छा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, मुख चंद्र सो है सखी, ठीक है। अब उसकी प्रशंसा करेगा, किसकी? उपमेय कौन है इस पंक्ति में? मुख। शरीर से संबंधित है यार, इन चीजों को याद करो बार बार। और मैं एक बात जानता हूं, जो मेरे से नहीं सीख पाया, मैं आत्मश्लाघी नहीं हूं, पर वो नहीं पढ़ पाएगा, सच कह रहा हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुख है, ये उपमेय है, इसकी हमें विशेषता बतानी है, तो फिर मैं कहूंगा मधुर वचन से विशेष। मधुर वचन से विशेष। से विशेष मतलब विशेषता इसकी, विशेष मतलब विशेषता है। ये गुण है इसमें कि ये कैसी बातें करता है। अब चंद्रमा नहीं कर सकता बातें, कौन करता है? इसलिए चंद्रमा और मुख की तुलना में किसको श्रेष्ठ कर दिया? मुख को कर दिया। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक हो गया। बताओ, पहले चढ़ाया उतार दिया। ठीक है भाई।
आगे बढ़ो, यहां तक लिख लो, फिर मैं उन उदाहरणों को साफ करूंगा ताकि आगे ग्राफ बना लो। तो पहले तो definition ही लिख लेते थे। तीनों की डेफिनेशन, चारों की लिखो, तीनों की क्यों। एक और देख लो, रुक जाए इसी के साथ, एक और देख, रुको 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 रुको, एक और देख लो। जब आपका उपमेय इतना श्रेष्ठ हो कि उसकी तुलना इस धरती पर किसी से हो ही जाता है ऐसा, क्योंकि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है? तो फिर जब प्यार होता है तो चाहे कुछ पल के लिए हो, उस समय सब इग्नोर, एक ही दिखेगा, एक ही दिखेगी, ऐसा ही है ना। ऐसा क्या ना, शिवानी बोल नहीं रही, धोखा कर रही है फिर धोखा कर रही है किसी के साथ। अब सुनो भाई, मैंने ये कहा कि जब आपके उपमेय की तुलना मजबूरी वश किससे करनी पड़े, अनन्वय अलंकार हो जाता है। मैडम या उरा आकर यहीं आई है, उपमेय से शुरू किया और कहाँ घुमा के ले आया। तो उपमेय की तुलना में, यही तो कहता हूं पहले सुना करो फिर लिखा करो। तो जब उपमेय की तुलना उपमेय से की जाए तो अनन्वय, कौन सा, अनन्वय अलंकार होगा। कौन सा होगा, अनन्वय। उदाहरण सुन लो, मुख मुख ही के समान सुंदर है, और पेपर में आएगा तो 100% आएगा भारत ही के समय भारत है, कि मेरा भारत इतना महान है, इसकी तुलना में किसी के साथ है कर ही नहीं सकता, इसलिए भारत ही के समय भारत है। और जब मुख की बात चल रही है तो मुख के समान ही मुख है, या मुख ही मुख है, अनन्वय है। कि मुख की तुलना किससे कर रहे हो, किससे कर रहे हो, हैं? हाँ 5/2। हालांकि मैं ज्यादा डीप लेगा, पर ग्राफ में आ गए तो एक बार सीख लो, वहां सॉर्ट कर देंगे, इनको हटा देंगे, अलग अलग पढ़ेंगे तब, ठीक है। प्रतीप, उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा अलंकार कौन सा है, क्लास कितने बजे शुरू होगी थी आज, 9 से 9:15 बजे, ठीक 9:15 बजे। समझ में आई ना बात है। अगर मैं इनको अलग अलग पढ़ाता ना, कि लिखो उपमा, फिर दूसरी स्लाइड पे उत्प्रेक्षा, फिर समझ में फिर नहीं आता, वो उदाहरण तो पढ़ेंगे ना। अब अनन्वय के लिख लो, भारत ही के सम, ये इसी का दो, मुख ही के समान मुख है, यही लिख दो। 5वें का उदाहरण ये लो, मुख ही के समान मुख है। इनको सीखने के लिए पहले हमें पकड़ बनानी पड़ेगी, उपमेय क्या है, उपमान क्या है। समझ रहे हो ना मेरी बात। उपमा में जब दोनों साथ आए, हाँ, उपमेय और उपमा। मैं ये कह रहा हूं, सुनो, अर्थालंकार सीखना है तो इन दोनों को घोट कर पीना पड़ेगा, क्योंकि हर परिभाषा में किसका जिक्र है। और जब हमें यही नहीं पता उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, फिर क्या खाक उत्तर देंगे। जिसकी तुलना की जाए वो तो उपमेय, जिसके साथ तुलना की जाए तो मुख, हमेशा सारे उदाहरणों में मुख क्या है, और उपमान क्या हो गया, चंद्रमा। मैं तो उदाहरण भी नहीं चेंज के सेम दिए हैं। तो फिर मैंने कहा जब उपमेय की तुलना उपमान से करेंगे तो उपमा अलंकार, जब उपमा अलंकार की तुलना उपमेय, जब उपमा की तुलना उपमेय से करेंगे तो प्रतीप, और जब उपमेय की उपमान से और उपमान की उपमेय से की, दोनों को मिला दो तो कौन है, उपमेयोपमा। कौन सा हो जाएगा, उपमेयोपमा। और जब कहता है कि उपमेय की तुलना उपमान से करें लेकिन उपमेय को श्रेष्ठ सिद्ध करें तो कौन सा, व्यतिरेक। और जब उपमेय की तुलना खुद उपमेय से करनी पड़े तो फिर अनन्वय अलंकार। बता यार, कुछ भी तो नहीं है। मैं जग घूमिया थारे, ये गाना नहीं गा रही, पानी 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 में लग रही सुबह से। हाँ,
बढ़ो भाई आगे। नहीं, एग्जाम्पल लिख रहा है, लिख लो। इसको इधर 5 लिख लिया। तो इतनी देर से किए तुम यार कर रहे हो फिर। लिख लिया। सर एक बार ये व्यतिरेक उपमेय की तुलना देखिए, डंडी यहां से चली कहां पहुंची, तो किससे तुलना हो गई उपमेय की। लेकिन उपमेय को क्या बता दिया, आई बात समझ में। ये देखिए रही, मुख चंद्र शो है सखी कि हे सखी, मुख चंद्रमा के समान तो है, लेकिन मुख की विशेषता बता रहा है कि मधुर वचन से विशेष, अर्थात इस मुख की तो विशेषता है कि वो हमेशा क्या करता है, मधुर वचन देता है। चंद्रमा तो नहीं दे सकता मधुर वचन, मधुर वचन कौन देगा। बढ़ू आगे। नहीं कहते जी हाँ निकला है। हैं? इसका एग्जांपल क्या था? लिख ले लिख ले, कौन से का। अनंत अनन ये रमीम साहब, तुम मेरे से बुलवाती हो बार बार, कोई रहम नहीं मुझ पे। हाँ भाई, मोहित भाई साहब, पहले तो धन्यवाद, आप बने हुए हमारे साथ। हाँ, कोई समस्या है तो बताओ यहाँ तक है। मोहित, मोहित बिष्ट महोदय, एनी प्रॉब्लम प्लीज टेल मी अबाउट। चलो भाई, सही चल रहा है। ओके 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 ओके, बढ़ो आगे रे। मतलब वो दो लाइन अगर एक साथ आ जाए तो हमारा उपमा फिर उसमें ट्रिक बना लेना, उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू उपमेय उपमा, है भाई। इसकी ट्रिक हो जाएगी इसकी तीसरे की, तो उपमेय प्लस उपमान इज इक्वल टू कि इसका भी उदाहरण और इसका भी और दोनों साथ हो तो क्या बनता है, उपमेय उपमा बनता है। अब मैं बीच वाला माल मसाला खत्म कर रहा हूं, ये ताकि मैं अगले पढ़ा सकूं। ये कटा संकट, इधर से भी साफ कर दूं कुछ एक, ये लिख लिए ना परले सारे। और कुछ कर दूं थोड़ा बहुत कार्रवाई इसमें। हो गया काम तमाम। पहले नहीं बोले ना ये बात, अब मेरे तो इतना दिमाग है जितना मैंने लगा दिया। देखो भाई, कितने 5 पढ़ लिए ना, 5 पढ़ लिए। इन 5 में व्यतिरेक छोड़ना है आपको, अनन्वय छोड़ना है, प्रतीप छोड़ना है, और उपमेय उपमा भी छोड़ना है। मतलब जो पढ़ा मैं इसलिए पढ़ा दिया कि खुदा न खास्ता स्टेटमेंट आ जाए, गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पढ़ रहे हैं तो और 10-20 मिनट सही। बढ़ो आगे। अब देखो, उपमान और उपमेय, जब उपमेय को, ध्यान सुनना, जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा होता है, परिभाषा हो गई है। जब उपमेय में उपमान की क्या करें, संभावना खोजनी है, पूर्णतया काम नहीं है। मुख मानो चंद्रमा है, संभावना व्यक्त कर दी, पूर्ण रूप से थोड़ी है। क्या लिखा मैंने, मुख मानो चंद्र है या चंद्रमा है,
तो मुख में चंद्रमा की क्या है? संभावना है। बढ़ो आगे। जब उपमेय में या उपमेय को, जब यहां ऊपर लिख देता हूं, जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए, जब उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी अर्थात मुख को किसका रूप दे दिया? ये समझाने का तरीका, परिभाषा और है। परिभाषा सुन लो, एक बार सुन लो। जब उपमेय पर उपमान का, ले यहां लिख देता हूं फिर ताकि समझ जाओ। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप लगे, अरे समझ तो ले, पेपर में तो ये आवेगी। जब उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप लगे, इस शब्द को तुम बताओ एक बार, ये क्या है? मतलब जिसका तो भेद नहीं कर रहे। मुख चंद्रमा बना दे, चंद्रमा, तो फिर मतलब है मुख को चंद्रमा कह करके चंद्रमा पे क्या लगा दिया? मुख के ऊपर क्या लगा रहे हो? आरोप लगा रहे हो। ये हो ही नहीं सकती यार ये चीज, तो फिर आरोप ही लगा दिया, नहीं हो सकती। ठीक है कि नहीं है? तो फिर इसका मतलब आरोप कभी सिद्ध नहीं होता, सिद्ध होता है तो फिर उस पॉजिटिव जाएगा, क्योंकि आरोप शब्द ही ऐसा है। मैं तुम्हारे ऊपर थोप दूं, इसका मतलब मैं आरोप लगा रहा हूं, इसका मतलब श्योर नहीं हूं, है कि नहीं है? आरोप लगाना नहीं कहते फलाने थाने में निरे केस आते, उसने उस पर क्या लगा दिया? दुष्कर्म का आरोप लगाया। तो जो वास्तविकता नहीं है उसी को क्या कहते हैं? आरोप लगाना। तो मैंने कहा कि जब उपमेय पर उपमान का क्या हो? अभेद्य आरोप, अर्थात हम भेद ही ना कर पाए, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? बोलो, रूपक अलंकार। वही है। तो फिर हमने इसको सिंपल रूप से दे दिया कि जब उपमेय को हम उपमान का क्या दे दें? रूप दे दें, तो कौन सा अलंकार होगा? बढ़ो आगे। अब पेपर देने के, पेपर करने के तरीके हैं। अब जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शन में उदाहरण आएंगे, चारों के उदाहरण हम पढ़े हैं, लेकिन हो सकता है 2 से 3 तो पढ़े हुए मिलेंगे, और जो उनका उदाहरण नहीं बनेगा तो फिर बच्चे हुए का बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब एक एक को पढ़ेंगे। तो 5 हो गए थे, 6 और 7, 7 हो गए ना। अब भाई वहां 5 थे तो छठा ये था, 7वां ये था। अतिशोक्ति को उनको अलग अलग स्लाइड में पढ़ेंगे तुलनात्मक दृष्टि से। चलो अब इनके उदाहरण दे रहा हूं मैं। उदाहरण देखो भाई, सबसे पहले नंबर पे पकड़ लिया हमने कौन सा? उपमा। उपमा की सब बात आती है तो मैंने ये कहा कि उपमेय की तुलना किससे करनी है? इसलिए इसके अंग अलग हैं और इसके भेद अलग है। भेद तो कितने होते हैं? 3, और अंग कितने होते हैं? 4। अब पेपर में ये पूछ लेना उपमा अलंकार के अंग बताओ, तो फिर क्या करके आएंगे? 4। और ये पूछ ले उपमा अलंकार के भेद बताओ, तो कितने करके आएंगे? 3। ठीक है, चलो आगे। 4 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग तो पढ़ा ही है हमने, कौन सा? पढ़ा है कि नहीं?
दूसरा अंग कौन सा है? तीसरा अंग कौन सा है? वाचक शब्द। और चौथा है साधारण धर्म। तो दो तो पढ़ा चुका, ये दो ही देख लो। धर्म, चलो देख लो यार। जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द जो उपमेय व उपमान को जोड़ने का काम करे। उपमेय व उपमान को जोड़ने का कार्य करे या काम करे। और साधारण धर्म ऐसी विशेषता जो उपमेय व उपमान दोनों में हो। उपमेय या उपमान दोनों में हो। चलो भाई आगे। ये चारों चीजें समझ गए। बाकी उदाहरण भी तो समझाऊंगा उदाहरण से। लो भाई, अभी अभी ये बोल रही थी जी, पेपर में आया है पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर क्या है? ये यहाँ अवधि ब्रज भाषा का प्रभाव है। वहां लय को रे बोला जाता है। दरिया नहीं कहते, दरिया बोल देते हैं, वो बोलते हैं ना। तो पीपर होता है पीपल। क्या होता है? पात होते हैं पत्ते। सरिस जो है ये कहता है कि पीपल और पात। अच्छा, आगे क्या शब्द है? मन। मन तो क्या है? मन है। डोला मतलब डोलना। यहां से इसके भेद भी बता दूंगा, ध्यान से देखते चलना। करिए थोड़ा, हाँ सॉरी 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 सॉरी। ठीक। पीपर पात सरिस मने डोला। उसका कहने का तात्पर्य है कि पीपल के पत्तों के समान। अब सुनो मेरी बात। वाचक शब्द से इसकी पहचान होती है। वाचक शब्द इसकी आन बान शान है, इसकी प्रेमिका है, पत्नी है, सब कुछ यही। पहचान ही कौन करवाएगा इसकी? इसका मतलब हमें उपमा को सीखना है तो इसके क्या याद होने चाहिए? सुन लो क्या क्या है। सी, सा, से, सम, सरिस, समान, के समान, तुल्य, सदृश्य। ओए यहाँ देखो, यहाँ देखो एक बार सारे। क्या लिखा? सदृश्य नहीं होता, या तो सादृश्य होता है, क्योंकि यह लग गया तो आ कर देगा। सदृश्य नहीं होता। क्या होगा? या तो सादृश्य होता है, या फिर क्या होता है? तो सादृश्य शब्द में जब यह जुड़ेगा तो क्या बनेगा? सादृश्य बनेगा, सदृश्य नहीं होगा। ठीक है। ललित में यह जुड़ता है तो ललित में यह। लालित्य, ललित्य नहीं होता, क्या होता है? तो सादृश्य में यह जुड़ेगा तो सादृश्य होता है। हो गया भाई। जिमी, ठीक है। के जैसा। ये जहां लगे मिलेंगे, आंख बंद करके उत्तर दे देना। मैं ये कहता हूं कि उदाहरण नहीं पढ़ने, ये याद कर लो। क्या याद कर लो? ये याद कर लो। ठीक है। और माइंड को सिर्फ और सिर्फ यहीं रखेंगे बस।
दिमाग को कहीं बाहर दौड़ाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, नहीं मैं तन्हाई में चला गया तो दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? यदि भाई हो सकता है कि हमारी तन्हाई भी जागृत हो गई तो फिर समस्या आ जाएगी, हैं? ठीक है यहाँ तक? अब ओके, कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक किसी को। इनको देखो, अब यहाँ आ जाओ, क्या दिखाई दिया? इन सभी का अर्थ मान लीजिए हमें नहीं पता, तो इन सभी का अर्थ क्या मानना है? सी का अर्थ भी समान, शा का अर्थ भी समान से। तो ये दोनों के दोनों क्या जाहिर करते हैं? जो उपमेय व उपमान को क्या करेंगे? मतलब उनकी समानता को दर्शाएं। ठीक है, अब पीपल और पत्तों के बीच में और मन के बीच में क्या समानता दिखाई दे रही है? अब पीपल के पत्ते और मन क्या करते हैं? दोनों डोलते हैं, इसलिए डोलना है ये दोनों की क्या है? विशेषता है। इसलिए ध्यान से देखें, पीपर पात, तो शरीर से संबंधित शब्द कौन सा है? मन है, तो मन 1 नंबर डाल दो। 1 नंबर बोले तो 2 नंबर कौन हो गया? पीपर पात हुआ कि नहीं हुआ? पीपल के पत्ते, किसकी तुलना किससे कर रहे हो? मन की तुलना पीपल के पत्तों से, तो पीपल के पत्ते प्रकृति से संबंधित हो गए। 3 नंबर पे वाचक शब्द है कि नहीं है? और आगे क्या लिखा मैंने? डोलना, मतलब ये क्या है दोनों के? पहला भेद सुन लो, पूर्णोपमा। क्या नाम लिखा है? इसका मतलब इस शब्द को जब तोड़ते हैं तो टूटेगा पूर्ण जमा, अर्थात उपमा का अर्थ तुलना थी उपमेय की उपमान से, और वहां उस उपमेय उपमान की तुलना में चारों के चारों अंग आ जाए। क्या आ जाए? पूर्ण का मतलब पूरा, वो उपमा पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं होना चाहिए। तो चारों के चारों आए कि नहीं आए? तो जिस काव्य पंक्ति में चारों अंगों का प्रयोग हो वो कौन सा अलंकार होगा? प्रयोग हो। अरे एक भी गायब हो गया तो लुप्तोपमा, फिर कौन सा बन जाएगा? क्योंकि लुप्त का अर्थ है छिपना या गायब होना, तो फिर कौन सा हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा। चलो आगे और उदाहरण दे दो। और उदाहरण देख लो, कोई बात नहीं, चलो आगे। बोलो रे, चलो आगे। देखो भाई, इसी में दुख, आगे इसी पे देख ले एक बार। इसके बाद अगर मैं उदाहरण दूं तो देखो, मैंने लिखा हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, किसकी तुलना किससे कर रहे हो? पैरों की तुलना। तो हरि के पैर क्या बन गए? उपमेय। वाह शिवानी वाह। उपमान कौन है? कमल है। और दोनों की विशेषता क्या है? पद भी कोमल बताए, कमल भी कोमल, इसलिए वाचक शब्द है। तो ये है, ये 4 नंबर है ना, और ये क्या है? 3 नंबर से वाचक आ गया, ये रहा पहचान में। तो बस तुम्हें अर्थ पता हो यार, ना पता हो छोड़ दो, सारा झंझट खत्म। ठीक है, तो इसके 3 पार्ट होते हैं, बस ये भेद याद कर लो, ज्यादा क्या करेगा। एक का नाम है लुप्तोपमा और एक का नाम है मालोपमा। ये 3 तो भेद है, मैंने भेद 3 बताए थे ना, ये रहे। और अंग कितने थे? 4। तो तीनों अंग भी याद रहने चाहिए। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी आ गया कि नहीं? सी, तो फिर इसका मतलब कौन सा अलंकार हो गया? सरिष भी आया, सी भी आया। सरिष भी लिया था ना हमने, पीपर पात सरिष मंडोला, और शे भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? अपूर्णोपम। हाय फूल सी, तो फूल की तुलना किस? बच्ची, बच्ची की तुलना हुई राख की थी ढेरी। ठीक है, तो कहता है कि वो क्या बन गई थी? राख की ढेरी बन गई थी। चलो मैं लिख के समझा रहा हूँ, कोई बात। ये होगी स्लाइड पूरी कंप्लीट है। मैंने लिखा है हाय फूल सी
हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब देखो किसकी तुलना कर रहे हैं। पहले तो हम ये पुष्टि करेंगे कि इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। क्यों है उपमा? सी आ गया। यही याद करने तुमने, सी सा से सम सरिष तुल्य के समान जिमी के जैसा। ठीक है, अगर ऐसे आते हैं तो फिर आंसर क्या करेंगे। अब देखो फूल है और एक बच्ची, फूल है और एक बच्ची है। बच्ची की तुलना कर रहे हैं इसलिए उपमेय है, शरीर से संबंधित है। किससे कर रहे हैं? फूल से। फूल प्रकृति से संबंधित उपमान है। दोनों की विशेषता क्या है? कोमल तो 4 नंबर हो गया और सी क्या हो गया? 3 नंबर हो गया। इसका मतलब कौन सा उदाहरण है? ये तो बस यही याद रखो तुम, उपमा अलंकार है बस कोई। मालोपमा में क्या कहता है? लुप्त में एक आधा गायब हो जाएगा। मालोपमा में सिर्फ इतना कहेगा कि एक ही वस्तु की तुलना अनेक के साथ की जाएगी। अरे इस शब्द से देखो, इस शब्द से देखो यार 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 यार, यहाँ देखो माला जमा उपमा। अरे माला किसमें होती है? पंक्ति में है, हर पंक्ति को जोड़ दिया जाएगा। तो उसने कहा कि माला तो एक ही है लेकिन उसमें फूल अनेक है। तो जहां एक की तुलना अनेक से की जाए, जैसे उसका मुख सूर्य चंद्र सो है सखी। सूर्य चंद्र सो है सखी। क्या कह रहा है भाई? कि उसका मुख सूर्य चंद्र सो है सखी। उसका मुख किसके समान है? सूर्य। अब तुलना मुख की कर रहे हैं पर एक से नहीं कर रहे, तो उपमान ये भी है और उपमान है। तो जब एक उपमेय की तुलना अनेक उपमानों के साथ की जाए वहां कौन सा अलंकार होगा? मालोपमा बोले तो उपमा अलंकार होगा। बात खत्म, सारा झंझट खत्म। बढ़ो आगे। चलो उत्प्रेक्षा देखो भाई। लुप्त का अर्थ क्या है? देखो शब्द देखो, लुप्त का अर्थ है छिपना या गायब होना। छिपना या गायब होना। तो इसका मतलब जिसमें एक अंग भी छिप जाए, एक अंग भी गायब हो जाए, वो क्या होता है? ला भाई, अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा में आपने पढ़ा था जहां उपमेय में उपमान की क्या व्यक्त करें? संभावना व्यक्त करें। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां क्या होता है भाई? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, बढ़ो आगे। अब सुनो मेरी बात सुनो। ये भी तो कह सकते हैं कि उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। ट्रिक के हिसाब से पढ़े तो उपमेय को उपमान मान लिया जाता है। उपमेय को उपमान। तो आप मैथ्स वाली बात पढ़ते हैं ना, मैथ्स में मानते हैं आप, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में तुम? लेट लेट करते, लेट करते हो तो यहाँ लेट ही है, ये मानना पड़ेगा, सपोज करना पड़ेगा। अब सपोज कैसे करते हो सुनो मेरी बात। कविता आती थी पहले, कम कविता, लड़की नहीं, पंक्ति पोएम आती थी। तो जब वो कोई पोएम की पंक्ति आती थी, कोई कविता की पंक्ति आती थी, या पंक्ति ही हम उसकी सप्रसंग व्याख्या करते थे,
तो आप बार बार कहते थे कि मानो कवि ये कहना चाहता है, कि मानो कवि के कहने का भाव है। अब तुम मानो मानो की बजाय कवि की शरण में जाकर के बैठ के लिख रहे थे कि बता भाई क्या लिखूं। तो मतलब जहां संभावना व्यक्त की जाती है तो हम वहां से कोसों दूर होते हैं। क्या होते हैं? कोसों दूर होते हैं। ठीक है ना। इसकी भी उपमेय उपमान तो हो ही गया। इसमें साधारण धर्म नहीं होता, लेकिन क्या होता है, लेकिन इसमें यह नहीं पूछेगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार के कितने अंग हैं, नहीं पूछेगा। लेकिन इसकी भी पहचान किससे होती है? वाचक शब्दों से होती है। जैसे इसमें आएगा जनु जानो, मनु मानो, जनु जानो, मनु मानो, जन हो, मन हो, जो जो। मतलब ये जय वाली बीमारी किसमें है और शय वाली बीमारी किसमें थी? उपमा में। शीशासम से सरिमान सदृश। हाँ, ये पहचान होगी। मैं तो ये कहूँ ना लास्ट में निचोड़ निकाल के कि इनके बिना ये उदाहरण बन ही नहीं सकते, ये अलंकार बन ही नहीं सकते। जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, जो उसे, जो। ठीक है। चलो आगे। ये जो ज्यादातर इसमें पर किसी और में भी आ जाता है, पर इतनी आपको क्यों भड़क लेनी। देखो भाई, उस काल मारे क्रोध के, क्रोध के तनकाप ने उसका लगा है। तो ये तो पूरा कर लो अबे। हाँ, इस उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा। हाँ, इसी के पास लिख रहा हूं, तो फिर यही इसी का है। उस काल मारे क्रोध के तन कापने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोया हुआ सागर जगा। ध्यान से समझेंगे, सब कुछ आसान है। ठीक है भाई। देखो, उस काल मारे क्रोध के। अब काल होता है समय, होता है कि नहीं होता? और समय की मार से भयंकर तो कोई मार है नहीं। और समय ने ऐसी मार मारी कि उसको क्या आ गया? क्रोध आ गया। क्रोध मतलब है, क्रोधित नाम का कोई शब्द नहीं है, क्रुद्ध होता है। ठीक है, तो उसको क्रोध आ गया, और क्रोध ऐसा आया कि उसका तन तन बोले तो शरीर कांपने लगा। जैसे सर्दियों में वॉशरूम से आते हैं नहा करके तो शरीर दांत तक हिलने लग जाते हैं, तो सर्दी में भी। लेकिन यहां जब गुस्सा आ रहा है तो भी क्या हो रहा है कि उसके शरीर कांपने लग रहा है। तो उस समय की मार से इतना क्रोध आया कि उस क्रोध से उसका शरीर क्या करने लगा। और वो देखो शरीर किस तरह से कांप रहा है, ये बताने के लिए कवि ने क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। ये भाई बताए भी तो गा कि उसका शरीर इस तरह से कांप रहा था। तुम अगले के पास थोड़ी जाएगा जिससे तुलना कर रहा है, वहीं बैठा बैठा क्या कर लेगा? उस चीज को मान लेगा। और उसने क्या कर लिया? माना हवा के वेग से, कि मान लो हवा के वेग से, हवा के चलने से जो सोया हुआ समुद्र है वो भी क्या हो जाता है? जाग जाता है। उसमें हिलोरे पैदा होती हैं, तरंगे उठने लग जाती हैं, लहरें उठने लग जाती हैं। तो उस तरह से उसका शरीर क्या करने लगा? तो शरीर के कांपने की तुलना की है जगे हुए समुद्र से की है। अब ये थोड़े था कवि ने ठाई अपनी किताब को फिर लेके ट्रेन के टिकट पहले समुद्र पे पास गया है ना। वो जहां जिस बेड पे बैठ करके ऊपरी पंक्ति लिख रहा है, उसी बेड पे बैठ करके कौन सी लिख दी उसने? लेकिन क्या की है? मान करके लिखी है। क्या किया है? मान करके लिखी है। कर दोगे? एक उदाहरण और देख लो, फिर इसको पूरा हो जाएगा, आगे एक उसे काम चल जाएगा।
देखो, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए,